हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे रे ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम। रे ऑप्टिक्स अभी तक चल रहा था, अब उसके हम एक एक करके प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में प्रॉब्लम ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो, बाकी थ्योरी तो ठीक है, सबका बन जाता है। अब हम देखेंगे, आपको बुक है जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, एच.सी. वर्मा। इसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बहुत रहता है, सो हम ये एक एक करके इसके सारे बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको हम देखेंगे। अगर आपके पास एच.सी. वर्मा हो तो देखिए, क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का। आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम सेशन है ये, जिससे आपको ये पता चले कि आखिर रे ऑप्टिक्स का जो हम कंसेप्ट पढ़ाए हैं उसको आपको एग्जीक्यूट करने आता है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि आपका 27 नंबर है एच.सी. वर्मा का बुक में। आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम में दिया है, ये एंगल आपको फाई दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है फाई का मैक्सिमम वैल्यू। इधर से एक इंसिडेंट रे दिया हुआ है, इंसिडेंट दिया है, और ये आपको इस सरफेस से टकरा के, इस सरफेस से टकरा के, तो इसका नाम है ABC। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं, अगर बुक हो तो सही है। 27 मार्क्स है एच.सी. वर्मा बुक का। क्वेश्चन कह रहा है ए लाइट रे ऑफ इंसिडेंट नॉर्मली, ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। ए लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB पे, AB ऑफ द राइट हैंड प्रिज्म। ये एक प्रिज्म है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये प्रिज्म है। आपसे पूछ रहा है, इसका म्यू का वैल्यू दे दिया है, इसका म्यू आपका है 1.5, और आपसे पूछ रहा है एज शोन इन फिगर में दिखाया गया, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फाई फॉर विच, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फाई फॉर विच लाइट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ AC। लाइट रे मतलब कि आपका क्या होना चाहिए, TIR हैपेंस, मतलब कि लाइट रे इधर से नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, और क्या होना चाहिए कि ये कर रहा है कि फाई के किस वैल्यू के, यानी फाई का मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, फाई मैक्स, फाई मैक्स ये पूछ रहा है। और कब, जब TIR हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी कि सारा लाइट ये आगे क्रॉस नहीं करके ये नीचे आ जाए। मतलब कि ये इस लाइट को, अगर ये लाइट इस पे आ रहा है तो ये AC सरफेस से टकरा के, AC सरफेस से बाहर नहीं जाए, AC सरफेस से ही यहां पे क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन। और वो भी टोटल इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको हम देखते हैं किस तरीके से डील करते हैं। और आपसे पूछा है, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है एच.सी. वर्मा का, आपको 27 नंबर प्रॉब्लम। अब इसमें हम देखते हैं कि पूछ रहा है आपको फाई, और जैसा कि हम बताए थे कि TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपेंस, इसका कंडीशन हम बताए थे कि ये जो है, इसका जो वैल्यू हो, एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, यानी कि थीटा। अगर यहां पे हम इसको थोड़ा सा इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करें, ये आपका है AC पे नॉर्मल है, इस पॉइंट पे
नॉर्मल हम ड्रॉ किए, दिस इज द नॉर्मल। आपसे पूछा जा रहा है फाई के पर कमेंट करना है। पहले क्या होना चाहिए, टी आई आर हैपेंस। टी आई आर का कंडीशन है कि इसका जो वैल्यू हो, जो भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाए, ये तो यहां गया ये नॉर्मली, क्योंकि अगर कोई भी प्रिज्म पे नॉर्मली अगर इंसिडेंट हो रहा है तो वो नॉर्मली ही पार करेगा, इसमें आपका कोई डाइवर्ट नहीं होगा, ये यहां पे पहुंचा। अब ध्यान से दीजिए, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। अब यहां पे हम यूज करेंगे टी आई आर का कंडीशन। जैसा कि टी आई आर का कंडीशन में है कि एंगल जो होना चाहिए, अगर ये एंगल किसके साथ बना रहा है, ये इंसिडेंट हुआ तो ये आपका आई, और ये आपका हो जाएगा, क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया तो सिंपल सा बात है, जो आई हुआ रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहां पे जो एंगल है वही आपका हो जाएगा ये आपका इसके साथ एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, तो इसका एंगल नाम आर दे दिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन होता तो ये लाइट रे बाहर निकल जाता, एसी सरफेस पे से बाहर निकल जाता, जबकि हमको बाहर नहीं निकलना है, हमको क्या करना है, ये इसको इस सरफेस पे क्या करना है, गिराना है। ये लाइट रे इस सरफेस पे पहुंचे, किस पे, बीसी से जाके टकराए। मतलब ये जो है, अगर इसको हम नाम दे देते कुछ के लिए, इस पॉइंट को PQ, तो ये PQ से होते हुए आर की तरफ, ये इसका नाम अगर आर देते हैं, ये होना चाहिए। तो TIR का कंडीशन है कि उसका जो एंगल होना चाहिए, TIR कि मिनिमम कंडीशन है कि उसका एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। अब ध्यान से देखिए, ये अगर थीटा है तो ये भी फाई हो जाएगा, ये अगर फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा। क्यों फाई हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कौन सा एंगल है, दो पैरेलल रे, तो ये आपका हो जाएगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये एंगल अगर इसका हम नाम दे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू पी जस्ट इक्वल टू फाइव, लिख लीजिए बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ध्यान से देखिए, ये फाई हो गया। अब आपका काम आसान हो गया। अब TIR का कंडीशन क्या है, TIR का कंडीशन कहता है कि ये जो एंगल हो, अब ध्यान से देखिए, ये इधर गया, इधर वापस आ गया, कि TIR के लिए जो ये एंगल है कौन सा, I इज ग्रेटर देन थीटा C क्या है, क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो I यहां पे हो गया जो इंसिडेंस है। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रेंगल में 90 प्लस 5, अब ध्यान से देखिए, इतना पूरा 90 और ये है आपका I, तो इसको अगर हम कह सकते हैं, इसको I को, या ध्यान से देखिए, I प्लस 5 दैट इज 90। तो अगर 5 यहां से निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब I अगर निकाल लेते हैं इंसिडेंट एंगल, तो यहां आ जाएगा आपका 90 माइनस 5, बस यहां पे रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस 5 इज जस्ट ग्रेटर देन, ये आपका है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, इसको थीटा C ही लिख दीजिए कुछ देर के लिए। अब क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, यानी कि I का जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से जस्ट ग्रेटर देन। अब देखिए, दोनों साइड अगर हम साइन ले लेते हैं तो साइन 90 माइनस 5 इज जस्ट ग्रेटर देन साइन C, दोनों साइड साइन ले लिए, ये आपका हो जाएगा कॉस साइन 90 माइनस थीटा,
कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस फाई इज जस्ट ग्रेटर देन साइन सी। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, क्रिटिकल एंगल में हम बताए थे कि जब भी आपको क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो उसका वैल्यू हो जाता है थीटा सी का वैल्यू होता है साइन इनवर्स, वहाँ हो जाता है आपका थीटा सी का वैल्यू हो जाता है साइन इनवर्स 1/μ, और म्यू का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 1.5, बस यही वाला आप पुट कर दीजिए। थीटा सी का वैल्यू होता है, ये होता है फर्स्ट मीडियम, ये होता है सेकंड मीडियम, यहाँ पे हम बताए थे 1/μ। अब ये वाला लगा दीजिए, थीटा सी के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन के अंदर साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा साइन के अंदर साइन इनवर्स 1/μ, म्यू का वैल्यू क्या है, इसको लिख सकते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा साइन के अंदर साइन इनवर्स हो जाता है, तो क्या हो जाता है डायरेक्ट थीटा हो जाता है, साइन के अंदर साइन इनवर्स थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा, तो ये डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा किसके, ये थीटा, थीटा यहाँ से आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ से अगर थीटा के बराबर हो तो 2/3, तो ये आपका आ गया। अब जस्ट इक्वल टू आप लगा दीजिए, साइन सी को क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे हम 2/3। और आपसे पूछा है फाई मैक्स, अब फाई एक ही बच गया, फाई का जो वैल्यू है फाई मैक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 2/3 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। आपसे पूछ रहा है इसका जस्ट ग्रेटर देन, तो मैक्स वैल्यू जो होगा इससे हमेशा ही बड़ा होगा, तो यहां से देखिए आपसे पूछ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इससे बड़ा ही एंगल होगा, तो आप इक्वलिटी साइन ले लीजिए, होल्ड करना है आपको, तो इक्वलिटी इससे बड़ा होना चाहिए, तो फाई मैक्स का वैल्यू आपका आ गया दैट इज कॉस इनवर्स 2/3। इट्स वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें हम क्या क्या देखें, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि एक लाइट रे है जो कि इंसिडेंट हो रहा है ए बी सरफेस पे, और वो एसी सरफेस से बाहर ना निकल जाए, उसका क्या होना चाहिए, TIR हैपेंस होना चाहिए, TIR होना चाहिए, और वो इधर आ जाए, तो क्या हुआ, ये फाई है तो ये फाई कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद हम क्या किए, ये एंगल, अब ये इस पे नॉर्मल है, जैसा कि हम दिखाए हैं कि ये AC पे नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो I प्लस फाई, इतना सारा एंगल जो होगा ये 90 है, नॉर्मल है तो 90 एंगल बनाएगा, तो I प्लस फाई बराबर 90, तो I को लिख सकते हैं फाई, और TIR का कंडीशन होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो वहां से हम इसको लिए दोनों साइन, क्या लिखे, साइन ले लिए, तो यहाँ से आ जाएगा ये साइन कॉस आ जाएगा, और ये आ जाएगा ये, और इसका वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए, साइन सी का वैल्यू होता है साइन इनवर्स 1/μ, और यहाँ से आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो 2/3 आएगा, जस्ट इक्वल टू 2/3, और फाई का वैल्यू आ जाएगा, और आपको क्या निकालना था, फाई का ही वैल्यू निकालना था। तो ये क्वेश्चन जो है HC वर्मा का 27 नंबर था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन HC वर्मा का। आइए देख रहे हैं, एक नया क्वेश्चन है HC वर्मा का। अब देखे हैं दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक है 24 मार्क्स 24 नंबर। कुछ क्वेश्चन में इस टाइप से फिगर बनाया हुआ है, आपके पास अगर बुक हो तो जरूर देखिए, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं। इस टाइप का है, और यहाँ पे एक्चुअली में आईज है, आंख है, देख रहा है, और यहाँ एक पॉइंट है, इसका जो है डिस्टेंस जो है आपका दिया हुआ है, ये आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा है एक पॉइंट P है जो कि सेंटर से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दूर है, इसका सेंटर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पे, और ये अगर सेंटर से कितना दूर है 5 सेंटीमीटर, अगर सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है तो यानी कहीं यहां पे होगा पॉइंट P,
समझिए पॉइंट P है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे है। ये आपका जो डिस्टेंस है ये आपका 5 सेंटीमीटर है। तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आंख जो है इसको देख रहा है, तो जस्ट ग्रेज करते हुए आंख तक पहुंच रहा है लाइट, और आंख जो है 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, ये भी उतना है ये भी उतना है, तो ये 45 डिग्री का एंगल है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें हम कितना हाइट तक पानी भरें। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, 24 नंबर एच.सी. वर्मा का है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के बताते हैं। ए सिलेंड्रिकल वेसल whose diameter and the height both are the equal to 30 सेंटीमीटर, और कह रहा है it is placed at the horizontal surface and a small it is placed as horizontal surface and a small particle P is placed at a distance 5 सेंटीमीटर from सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, and eyes is placed at the position such that the edge of the bottom का एज को जस्ट देखता है, यानी कि ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जस्ट एज ऑफ द बॉटम इज जस्ट विजिबल, एज ऑफ दिस बॉटम इज जस्ट विजिबल, मतलब ग्रेज करते हुए लाइट आ रहा है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। एंड आइज इज प्लेस्ड एट ए पोजिशन सच दैट द एज ऑफ द बॉटम इज जस्ट विजिबल, एकदम बहुत मुश्किल से इसका एज जो है दिखाई दे रहा है, आपसे कह रहा है। और कह रहा है कि पार्टिकल P इज इन द प्लेन ऑफ ड्राइंग, व्हाट मिनिमम हाइट, आपसे पूछा है व्हाट मिनिमम हाइट water should be poured in the vessel to make the particle P visible। जो ये P पार्टिकल है, मतलब कहने का मतलब है कि कितना मिनिमम हाइट, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट मिनिमम हाइट वाटर शुड बी पोर्ड इन द वेसल टू मेक द पार्टिकल P विजिबल, मतलब कितना हाइट तक इसमें हम क्या करें, पानी को भरें जिससे ये P वाला पॉइंट इसको दिख जाए, जबकि इसको क्या मुश्किल से ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट तो इसको दिख ही नहीं रहा है। तो हम क्या करें, हम क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम हाइट, कितना हाइट पे हम रखें इसको, कितना पानी को फिल करें कि ये जो P पॉइंट है आपको दिखने लगे, क्वेश्चन में ये कह रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम हाइट, व्हाट शुड द मिनिमम हाइट बी पोर्ड इन द वेसल टू मेक द पार्टिकल P विजिबल, मतलब कि इसको मुश्किल से ये पॉइंट दिख रहा है, अगर ये पॉइंट को अगर हम लेट्स दिस पॉइंट इज O पॉइंट को ये मुश्किल से देख पा रहा है, क्योंकि आंख जो है इस साइड से देख रहा है, इधर से आप देख रहे हैं तो आपको मुश्किल से O पॉइंट दिख रहा है, लेकिन आपको दिखना है P पॉइंट जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये पॉइंट आपको विजिबल करवाना है, इस P पॉइंट को आपको देखना है। तो इस P पॉइंट को देखने के लिए आपको कह रहा है कि कितना हम पानी इसमें भरें कि हमको ये P पॉइंट दिखना शुरू कर जाए। तो अब ध्यान से देखते हैं कि इसमें हम क्या अप्रोच लगाएं। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ध्यान से देखते हैं इसको हम किस तरीके से अप्रोच करें। सबसे पहला अप्रोच होगा कि हमको P पॉइंट देखना है, जबकि हमको दिख क्या रहा है, O पॉइंट, और
ओ पॉइंट दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा बात है, रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा तो लाइट को यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, मतलब सिंपल सा बात है, यहाँ से एक लाइट निकला। अब इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसको एक थोड़ा सा अच्छा सा फिगर बड़ा सा बनाते हैं, छोटा में उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। आपको किसी तरह रिफ्रैक्शन करवा के जो फाइनल लाइट है उसको पी पॉइंट तक आपको पहुंचाना है। ये आपका पॉइंट पी हुआ और आंख कहीं इधर से देख रहा है, और ये जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को हम ओ देते हैं। ये पॉइंट बहुत ही मुश्किल से आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट विजिबल कह रहा है क्वेश्चन में, जस्ट विजिबल मतलब मुश्किल से आपको ये यहां से जो लाइट निकल रहा है ये आपको मुश्किल से दिखाई दे रहा है। और आपको पॉइंट पी देखना है जो कि 5 सेंटीमीटर है सेंटर से, तो ये बचा हुआ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल ये आपका हाइट दे दिया है, कितना है 30 सेंटीमीटर। ये भी 30 है, ये भी दिया हुआ है, ये भी आपका 30 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखते हैं, अब इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करवाएंगे, और रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे होते हैं, और उसका जो फाइनल पॉइंट है उसको हम पी से दिखाएंगे, यानी कि लाइट को यहां से रिफ्रैक्ट करवाएंगे। पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, वाटर फिल करेंगे, ये आपका है वाटर फिल किए, और आपसे पूछ रहा है वो मिनिमम हाइट भी नहीं, वो मिनिमम हाइट चाहिए उसको। ये हम क्या किए इसमें, फर्स्टली प्योर वाटर। अब म्यू वाटर का कितना होता है 4/3, ये याद रखिए। अब यहां पे आया, यहां तक समझिए कि ये हाइट मिनिमम है, इस हाइट को हम ले लेते हैं h, और यही h आपको निकालना है। लेट्स द हाइट, वो मिनिमम हाइट को हम h ले लिए, जो हाइट हमको निकालना है क्वेश्चन में, तो वो हाइट को हम लेट्स दिस हाइट, तो लिखिए लेट बी द मिनिमम हाइट h, स्मॉल h से इसको डिनोट कर दिए। अब ध्यान से देखिए, यहां पे आने के बाद क्या होगा, लाइट यहां से निकला और ये हाइट यहां पे, लाइट को इधर जाना चाहिए, इधर, लेकिन ये जाता किधर है, ये इधर चला जाता है। इसको, इस लाइट को जाना इधर चाहिए था, लेकिन ये रिफ्रैक्ट करके इस पॉइंट पे पहुंचा, इसको जाना चाहिए था। तो अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को आप ले लीजिए S, तो रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं एट पॉइंट S, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट S पे हम रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं। लाइट को इधर से आया, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करके इस साइड गया और ये पहुंचा P पे। अगर ये लाइट हमारे आंख तक पहुंचता है तो हमको क्या लगेगा, लाइट O से नहीं आ रहा है, लाइट जो है P से आ रहा है, यानी कि हमको इमेज यहां पे बनाना। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा किए। अब
ये जो लाइट है ये इधर जाता था, इसको थोड़ा सा हम डार्क से दिखा दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लाइट उधर से चला और लाइट को जाना चाहिए था ओ पॉइंट तक, लेकिन वो हम एस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन थ्रू द रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट ओ, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन गया किधर, इधर चला गया। अब ध्यान से देखते हैं, हमको ये मिनिमम हाइट निकालना है, तो ये आपका हाइट हो जाएगा h जो कि दिखा हुआ है। अब हम कराते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का रूल है, इस पॉइंट पे हम करवाएंगे, तो क्या होता है, स्नेल्स लॉ यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब इस पॉइंट पे हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एस। अब ध्यान से देखिए, इधर से हो जाएगा एंगल क्या बना रहा है, ये है आपका इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है, ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्शन हो रहा है। एस पॉइंट पे आपको रिफ्रैक्शन दिख रहा है और रिफ्रैक्ट होके वो पॉइंट जो है ओ तक पहुंचना चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्ट होके वो क्या एस तक पहुंच रहा है, जिससे ये हमको विजिबल हो रहा है, और उसमें हम मिनिमम हाइट जो है एच रखें। तो ये अब आपको क्लियर दिख रहा है, सारा को हम हार्ड लाइन से डिनोट कर दिए, इसे देखने में अच्छा लगेगा। तो क्या है, लाइट यहां से निकला, आई से जाना चाहिए था उसको ओ पॉइंट पे, लेकिन यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन के वजह से ये पॉइंट पी पे पहुंचा। अब ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्शन करवाएं तो स्नेल्स लॉ यूज कीजिए। एयर का आपका हो जाता है 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल बनाएगा साइन आई, और आई का वैल्यू हो जाएगा 45, और ये जब इस मीडियम में आया तो इस मीडियम का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, याद रखिएगा। वाटर का होता है 4/3, और ये एंगल बनाया साइन आर। अब यहां से आई का वैल्यू आपको है 45 है, ये आपको गिवन है, सिंपल सा बात है। ये एंगल, ये हाइट भी उतना ही है, ये हाइट ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ये 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 45, ये 45, तो ये भी 45, तो ये 45 रख लीजिएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा साइन आर का वैल्यू, साइन आर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1/√2, और ये चला जाएगा 3/4, तो ये आपका आ जाएगा साइन आर का वैल्यू आपका आ जाएगा 3/4√2। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या चाहिए, हाइट h, साइन आर निकल गया। अब साइन आर निकल गया तो टेन आर यहां से नहीं निकल सकता है, ये आपका आर है, और इसमें दिया हुआ है साइन आर, यानी कि हाइपोटेनस है आपका 4√2, परपेंडिकुलर है आपका 3, तो ये बेस अगर आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 - 9, यू विल गेट 23√23। तो यहां से आप अगर आप निकाल लें 10 आर आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर 3, बेस आपका है √23, तो ये आ गया 10 आर आ गया। अब 10 आर आ गया तो अब हमारा प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गया। हमको पता है टेन थीटा, इसमें अगर लेंगे तो हाइट बाय परपेंडिकुलर। अब टेन थीटा लेंगे इन ट्रायंगल, इसको पी दिए, इसको टी दे देते हैं कुछ देर के लिए, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पीटीएस में अगर हम 10 आर लेते हैं तो 10 आर क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज h, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है पीटी,
एंगल 10R, तो H है, H तो हमको निकालना है। PT अगर आप ध्यान से देखें, PT क्या होगा, PT को आप ये भी लिख सकते हैं, इसको आप लिखें पूरा, ये जो है PT को आप लिख सकते हैं, PT को लिख सकते हैं ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो PT 10 का वैल्यू है, अब इसमें एक ही अननोन बच जाएगा जो कि H है। अब PT को अगर हमको निकालना है तो PT को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं 10R का वैल्यू आप लिख लें 3/√23H, जो कि हमको निकालना है। और अगर आप लिखें PT, हाँ PT का वैल्यू आपका आ जाएगा √23H/3, और आप अगर PT को ध्यान से देखें तो ये एंगल, ये वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगा, यहां से एक ही अननोन बचेगा, वो है H का, ये लगभग बन गया। अब यहां से एक ही अननोन बचा है H, अब PT एक बचा है, PT को आप इस ट्रायंगल से देख लीजिए, PT को आप लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में SPT में, PT आप निकाल लीजिए, ये बहुत इजी हो जाएगा। PT जब निकालिएगा, tan थीटा जब निकालिएगा 10R, तो क्या हो जाएगा PT/H, तो यहां से अगर PT निकालना है तो यहां से लिख सकते हैं H 10R दैट इज इक्वल टू PT। अब आपका क्या बन गया, PT के जगह पे क्या लिख सकते हैं, H 10R, और यहां से आपका एक ही अननोन बचेगा, अब वो है आपका H, यहां से आप निकाल लीजिए, आपका H का वैल्यू आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ही अननोन बच जाएगा H, और अगर आपको यहाँ पे एक चीज और कंफ्यूज कर रहा है वो है PT, तो PT का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, PT को आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम निकालते हैं इन ट्रायंगल, ये तो अब मेंसुरेशन बच गया, अब इसमें फिजिक्स क्या है, SOT ट्रायंगल में अगर आप निकालें, आपका एक H आया है और इधर भी कुछ भी H के टर्म में है, तो ध्यान से देखिए HOT में अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या लिखने लगाएंगे 1045, ये एंगल आपका 45 है, तो ये हो जाएगा ST बाय ये OT, और OT को आप क्या लिख सकते हैं, OT को आप लिख सकते हैं, आपको अननोन क्या है, एक PT है और एक H, जबकि अननोन एक ही होना चाहिए क्योंकि हमको H का वैल्यू निकालना है, तो PT को आप लिख सकते हैं, यहां से आप जब निकालिएगा 1045 इस ट्रायंगल में, तो 1045 निकल जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका H, ये H बाय OT, OT को आप लिख सकते हैं, OT को आप लिख सकते हैं OP प्लस PT, OT को लिख सकते हैं OP प्लस PT, OP आपको पता है 10 सेंटीमीटर है, और यहां से अगर आप ध्यान से देखिए, यहां पे अगर यहां पे आप देख लीजिए, यहां से अगर OT को लिख सकते हैं OP प्लस PT, और PT आपको पता है, तो इस एक अननोन से आप यहां से H बाय बेस क्या है यहाँ पे OT लिख सकते हैं, यहां से आपका क्या आ जाएगा OT आ जाएगा, OT वाला वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा और आपका एक अननोन जो है H वो आपका आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहां से PT का वैल्यू लिख सकते हैं
एच के टर्म में, तो पी टी का वैल्यू आ गया एच के टर्म में एच माइनस 10, यहाँ से 45 है तो 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ओ टी बराबर आ जाएगा आपका एच। अब बस ये पुट कर दीजिए और आपका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या आ गया, एच का वैल्यू आ गया, पीटी क्या है, पीटी कुछ नहीं है, पीटी का वैल्यू आया एच माइनस 10। अब यहाँ से लगा दीजिए, पीटी को लिख सकते हैं एच माइनस 10 और यहाँ से दिया हुआ है रूट ओवर 23/9 3h। अब यहाँ से एक ही अननोन बच गया h। अब h को यहाँ से अगर डील कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, एक अननोन बचा जो है h माइनस टी, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 23/3h। यहाँ से इसको राइट साइड ले आते हैं और ये आ जाएगा माइनस पे, तो 1 माइनस रूट ओवर 23/3 दैट इज इक्वल टू 10। और यहाँ से आप h का वैल्यू आपका आ जाएगा 10/1 माइनस रूट ओवर 23/, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो ये करीब करीब आ जाता है आपका, जो भी आ जाए। अब देखिए इसमें एक ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आप समझना कोशिश करें कि रूट है लेकिन हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, रूट को आप थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिएगा। ये रूट किसके पास में आ रहा है, 5, अप्रोक्स में अगर आप 5 लेते हैं तो देखिए आंसर आपका क्या आता है, अप्रोक्स में 5 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 5/3, तो 1 माइनस 5/3 आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा। अगर इसको 5/3 लें तो ये आ जाएगा आपका, तो यहां से आपका कुछ वैल्यू जो आ रहा है थोड़ा सा इजी कीजिएगा और आपका आ जाएगा 26 पॉइंट समथिंग है, रूट में आंसर है वो आपका आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 39 जो कि एच.सी. वर्मा का है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अब क्वेश्चन का प्रोफाइल को हम चेंज करते हुए ये नया क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि ये जो है आपका प्रॉब्लम हम एक बार बता देते हैं क्या है। ए ट्रांसपेरेंट हेमिस्फेयर, ये आपका है हेमिस्फेयर, ए ट्रांसपेरेंट हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 3 centimeter, a transparent made up of material of refractive index इसका है 2। और कह रहा है a narrow beam of parallel light is incident on a hemisphere as shown in figure। आपसे पूछ रहा है find the image formed by the refraction at the first surface, और सेकेंड 3 क्वेश्चन है find the image formed by the refraction at the plane surface। 2 चीज पूछा, इधर से आपका पैरेलल रेज जो है इस पे इंसिडेंट हो रहा है और आपसे पूछ रहा है कि ये जो है रिफ्रैक्शन के बाद ये इमेज किधर बनाएगा आफ्टर। अब ध्यान से देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, तो पैरेलल रेज जो होता है ये आपका है पैरेलल रेज, पैरेलल बीम इसको लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और इसका पूछ रहा है इमेज कहां बनेगा, और ये जो है आपका समझिए कि ये प्लेन सरफेस का काम कर रहा है। और इसका इमेज कहां पे बनेगा, तो जैसा कि इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा की तरह, B बाय μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U
दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। तो आपको पता है कि पैरेलल रेज है, तो एक बार फर्स्ट सरफेस पे इसका रिफ्रैक्शन होगा और दूसरा बार रिफ्रैक्शन होगा वो सेकंड सरफेस से होगा। तो अगर क्वेश्चन में इसका 3 पार्ट पूछा गया है, ए बी और सी, पहला कह रहा है कि यहां से रिफ्रैक्शन होगा तो उसका इमेज फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा आपका ये सरफेस से, दूसरा रिफ्रैक्शन होगा आपका ये सरफेस से। तो ये ध्यान से देखिए, जब ये इंसिडेंट करेगा तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज हमेशा ये अपना फोकस पे करता है, ये आपको पता है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, μ2 क्या है आपका, ये उधर से आ रहा है μ2 आपका है, समझिए कि 2, इमेज कहाँ बनेगा पता नहीं, वही निकालना है, माइनस μ1 है आपका 1, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या समझिए कि इनफाइनाइट से आ रहा है, पैरेलल व्हीज कम फ्रॉम इनफाइनाइट, तो यहां से आप ये समझ सकते हैं। और यहां एक 2 माइनस 1, इसका अगर रेडियस देखें तो देखिए एक बार इस सरफेस के, 2 सरफेस है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक बार इस सरफेस पे, ये कर्व सरफेस, ये हम यूज कर रहे हैं आपके लिए कर्व सरफेस, तो यहाँ इन्फिनिटी दिए, और इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव या निगेटिव, अब ध्यान से देखिए, बी तो है, इसका हमको पता नहीं, ये आ रहा है तो समझिए कि ये इन्फिनिटी से आ रहा है बीम, और यहाँ μ2 माइनस μ1, और इसका जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर इस डायरेक्शन पे है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा एक ही अननोन बच गया v, तो यहाँ से आ जाएगा 2/v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/∞, लिख देते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है इस कर्व सरफेस पे, तो हम लिखें ये आ रहा है रेज जो है पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो इसमें डिस्टेंस अगर लिखे तो इन्फिनिटी, यहाँ पे ये हो जाएगा ये आपका 1/∞, दैट इज 0, और यहाँ हो जाएगा आपका 1/3, तो यहाँ से आपका v का वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो v का वैल्यू आपका आ जाएगा 2/v इज इक्वल टू 1/3, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए आंसर क्या आया, 6 सेंटीमीटर, वो पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका जो इमेज है, कब, जब रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, वो रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन 2, इसमें 3 पार्ट क्वेश्चन का पूछा गया है, तो रिफ्रैक्शन एक बार करवाएंगे हम कर्व सरफेस पे, ये इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो रिफ्रैक्शन एक बार यहां होगा, उसके बाद एक प्लेन सरफेस से होगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस पे हुआ, तो क्या किया, μ2 माइनस μ1, ये फॉर्मूला में दूसरा मीडियम क्या है, यहाँ पे 2 है, इसका इमेज कहाँ बनेगा पता नहीं, आ कहाँ से रहा है, इन्फिनिटी, पैरेलल बीम कम फ्रॉम इन्फिनिटी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1/∞, दैट बिकम 0, और μ2 माइनस μ1, इसका रेडियस क्या है, रेडियस पॉजिटिव आएगा, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट जिधर से आ रहा है उसको हम निगेटिव लेते हैं, यानी इस साइड को, जिधर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइड टेकन एज नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, इसका जो है रेडियस को 3 क्यों लिखें, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट से साइड से नहीं, इसका कहीं ना कहीं रेडियस इधर है, तो ये कितना है आपको दिया गया है, आपको 3 सेंटीमीटर, ये कहां कन्वर्ज करेगा, सिंपल सा बात है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से अगर कोई रेज आया, ये कन्वर्ज, इसको हम अगर पूरा बना लें, ये अभी हेमिस्फीयर है, और इसको अगर हम पूरा का पूरा स्फीयर बना लेते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये कन्वर्ज कहां होगा, कह रहा है यहां से 6, तो यहां से ध्यान से देखिए, यहां से ये 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपका है,
ये डिस्टेंस 3 है तो 6 चाहिए, तो 6 के लिए ये पे कहीं यहां पे होगा और ये पूरा का पूरा स्फीयर बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन में हेमिस्फीयर दिया और इसको अगर हम पूरा करते हैं तो इसका इमेज बनेगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यानी कि कहीं यहां पे इसका ये कन्वर्ज करेगा। इसको अगर कन्वर्जिंग कराएं तो ये कहीं पे यहां पे बनेगा, जो कि यहां से 6 सेंटीमीटर है। 3 ये इतना ये रेडियस और 3 ये रेडियस। तो आपसे क्वेश्चन का पहला पार्ट था, आपसे पूछा है रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस, तो ये आया। और उसके बाद क्या हुआ, यहां तक लाइट अगर पहुंच